और रिक्शा चलाकर साहब एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और कारों की ज्यादा होती है। नहीं, रिक्शा वाले ऐसा है कि हर जगह बीच में रोक लेते हैं और अनलाइसेंस होते हैं और इस तरह तादाद बढ़ गई है कि जहाँ तक कारों का मामला है तो वो तेजी के साथ चले जाते हैं, तमाम रोकी खड़े रहते हैं, रोकी खड़े रहते हैं। यानी अब संविधान में ये भी डाल दीजिए, इस देश में रहने का उन्हीं को अधिकार है जो तेजी से फुर्ती से चला सकते हैं गाड़ियाँ। कम स्पीड वालों को अधिकार नहीं, उनकी टांगे भी तोड़ दीजिए। तो आर्बिट्ररी बैन्स हैं हर जगह। अब ये देखिए, जहाँ भी है कहीं भी रिक्शा पुलिस पकड़ लेगी। और सबसे बड़ी दुश्मन इस वक्त हमारी पुलिस बनी है। अब ये सब घूस बताते हैं कितनी। ये आप अभी बता रहे थे कि रिक्शा मेरा पंचर हुआ था, कब किया? परसों मार के पंचर फतेहपुरी में। क्या बोला? बोला मुझे मुझसे मेरे को 5 पंचर हो गया था। अब एक बार में किसी के रिक्शा में 5 या 8 पंचर करो, कई बार उसकी ट्यूब टायर गई, रिप्लेसिंग व्हाट इट कॉस्ट, उस दिन की रोजी। और दूसरा, साथ में डंडे रिक्शा वाले को। ये सिर्फ उनके तक नहीं। और ये हमने पुलिस को एक्चुअली कोर्ट में भी ये दिए फैक्ट्स एंड फिगर्स। मेट्रो तक नहीं जाना, आर्टीरियल रोड्स बैन है, हर बार जाने के लिए 10 रुपया। तो यानी अगर मैं 20 रुपया देती हूँ रिक्शा वाले को किसी ट्रिप के, मान के चलिए उसमें से 10 रुपया तो जा रहा है होगा ही का। ये सीधा टैक्स नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स। ये इस तरह रिक्शा के पंक्चर करना, मारना, पीटना, ये तो रोज की बात है। अब फाइन्स और लाइसेंसेस देखिए, अभी हाल में तक 100 रुपया होता था अगर कार लाल बत्ती स्किप की, तो पहले 100 रुपया, 2-4 साल पहले तक 100 रुपए का फाइन था। रिक्शा की जब्ती अगर की, आप फाइन देखिए, मिनिमम फाइन 300 प्लस 100 रुपया पर डे स्टोर चार्ज। एक तो आप मेरा जबरदस्ती रिक्शा लेते हो, उसको बंद करते हो, फिर मुझसे ही किराया लेते हो 100 रुपया, 325, और मिनिमम 600-700 रुपया लग जाता है रिक्शा छुड़वाने का। और अगर ट्रॉली रिक्शा है जिसमें सामान भरा है, तो हमने लिखित दिए बयान लोगों के, जो बताया गया कि 5,000 रुपया, 6,000 रुपया भी मांग लेते हैं अगर ट्रॉली रिक्शा में सामान ज्यादा जा रहा है। दूसरा, ये जो कहते हैं कि पुलर और ओनर को एक ही होना है, ये देखिए टुल्लन, क्या चावला, हर रिक्शा पे आपको कोड वर्ड मिलेगा। असली चालक को तो मिलता ही नहीं। आपने सुन लिया था वो इंटरव्यू जिसमें वो कहता है कि एमएलए एमपी का टिकट मिलना आसान है, रिक्शा लाइसेंस मिलना मुश्किल है। तो असली कारण क्या है, मैंने ये पता करने की कोशिश की। अगर 1,000 रुपया लेते हैं रजिस्ट्रेशन का या लाइसेंस का मालिकों से, तो अगर रिक्शा वाला देना भी चाहे कोई चालक, उसको क्यों नहीं देते? बुनियादी कारण है कि घूस कलेक्शन में आसानी होती है। असल में दिल्ली में 99% रिक्शा चालक मालिक नहीं है, वो किराए पे चलाता है। और अगर 6 लाख रिक्शा चालकों को सबको लाइसेंस दे दे तो घूस कैसे लेंगे? वो कभी यहाँ है, कभी वहां है, आज गांव में गया, कैसे पकड़ेंगे, कैसे गिनती रखेंगे? परंतु अगर आपने एक बंदे को 100-200 रिक्शा के लाइसेंस दे दिए, फर्जी लाइसेंस, और उसके बाद उसने 300 एक्स्ट्रा रख लिए, तो आप उसकी गिनती कर सकते हैं। मंथली लेना आसान हो जाता है। जहां 100-200 रिक्शाएं, रात को जाओगे मंथली भी मिलेगी, चिकन भी मिलेगा, साथ में शराब भी मिलेगी। तो घूस कलेक्शन आसान है, इसलिए हर रिक्शा मालिक को इलीगल रखो, उसको जायज लाइसेंस मत दो, इलीगल ही उसके रखने दो, पर उसकी जगह उसने जो घेरी आपको पता है वो भी इलीगल है। दूसरा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आज भी शहर में एक भी लीगल स्टैंड नहीं है, जहां भी खड़े हैं इलीगल है। हवाई जहाजों के लिए इतने बड़े बड़े अड्डे बन सकते हैं, बस के लिए अड्डे बन सकते हैं, टैक्सियों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग, क्या क्या नई कारों के लिए बन सकती। एक जगह एक रिक्शा स्टैंड, दिल में जगह नहीं है ना सर, शहर में जगह है, दिल में नहीं है, तो हर जगह इलीगल है। इलीगल का मतलब जहां भी खड़े हैं घूस, जहां भी खड़े हैं मार कुटाई,
कभी भी उठा सकते हैं, तो हर चीज माननी पड़ती है। तो हमने कैलकुलेट, ये 2001 के आंकड़े हैं कि कम से कम 360 करोड़ रुपया रिक्शा चालक और मालिक दोनों से नुकसान भरपाई करवाते हैं। घूस, उगाही, रिक्शा जब्ती, और रिक्शा जब्ती करके कबाड़ के भाव बेचा या बैक डोर से ऐसे ही बेच दिया, वो भी कोई कम नहीं है। ये डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारे रिक्शा शहर के टेक्नोलॉजी आप देखिए कितनी घटिया है, कितना मिजरेबल रेचेड टेक्नोलॉजी है। हर चीज की टेक्नोलॉजी सुधर रही है, रिक्शा की सिर्फ गिर रही है। ये मलेशिया का देखिए रिक्शा, बहुत सुंदर है, किसी को बुरा नहीं लगता, अखरता नहीं है। सिंगापुर में तो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब तो मैं लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जर्मनी में, सब शहरों में देखती हूँ इको फ्रेंडली व्हीकल करके इनको प्रमोट किया जा रहा है। और मुझे लगता है जब वहां से इंपोर्ट करेंगे जिसमें से किक बैक्स मिलेंगी, तब शायद हमें रिक्शा अच्छे लगेंगे। यहाँ सड़कों पे बेचारे मैकेनिक बना रहे हैं, इसलिए शायद अच्छे नहीं लगते ना। एक ये जो बात बार बार कही जाती है कि रिक्शा कंजेशन करते हैं, मेरा ये अनुभव बताता है कि रिक्शा सबसे ज्यादा एफिशिएंट यूज ऑफ रोड स्पेस कहा जा सकता है। एक तो आपने फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बना लिए जहां कोई रिक्शा नहीं चलता, वहां पे भी आपको हर वक्त ट्रैफिक जैम दिखते हैं, सबको मालूम है, ये नहीं कि ट्रैफिक जैम कम हुए। दूसरा, कार एक व्यक्ति की सुविधा की चीज है। मैंने कार आज लाई हूं, यहाँ पार्क कर दी बाहर सड़क पे, इट्स डेड यूज ऑफ स्पेस, किसी और के काम की वो जगह नहीं रही, इट्स डेड यूज। रिक्शा कम से कम 30-40 लोगों को दिन में सर्विस करता है और चलता रहता है, एक जगह नहीं खड़ा होता, तो इसलिए। और दूसरा, बम्पर टू बम्पर चल सकता है, कारों के बीच में रास्ता आप फासला होना बहुत जरूरी है, यहाँ बम्पर टू बम्पर चल सकता है, फिर भी हम नहीं चलने देते। तो ये कुछ जैसे आज आपके सामने ये रोना रो रहे हैं, ऐसे ही कुछ जन सुनवाइयां हमने 2001 में की थी, और तब प्रधानमंत्री वाजपेयी ने रेल पटरी वालों के लिए भी और रिक्शा वालों के लिए भी एक नई पॉलिसी अनाउंस की थी। और शुरुआत भी इंटरेस्टिंगली जन सुनवाई की यहीं से हुई थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, परंतु प्रशासन ने बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ उसको सबटाज किया। सबसे पहले जैसे ही ये पॉलिसी अनाउंस हुई माखन साहब, तो सबसे पहले ये किया गया, पुलिस कमिश्नर ने सब आर्टीरियल रोड पे रिक्शा बैन कर दिया गया। और ओल्ड सिटी में भी, और देखिए चांदनी चौक में भी रिक्शा नहीं चलेगा, तो कहाँ चांद या मार्स पे चलेगा, मुझे तो समझ नहीं आता। जहां गलियों में से निकल के बाहर जाने के लिए सिर्फ रिक्शा ही एक सुविधाजनक साधन है। और कोटा जो था 99,000, उसको 52,000 कर दिया। अब आर्टीरियल रोड्स पे पुलिस से अगर आप पूछेंगे, वो कहेंगे बड़ा इम्प्रैक्टिकल है, वहां हाई स्पीड व्हीकल चलते हैं, पर मास्टर प्लान कहता है कि आर्टीरियल रोड के साथ तो ये एनएमवी ट्रैक होना बहुत जरूरी है। और मास्टर प्लान, यू नो इट बेटर देन मी, हैज द फोर्स ऑफ लॉ, पर मास्टर प्लान के खिलाफ जाते हुए भी ये बैन किया गया। और दूसरा, आर्टीरियल रोड की परिभाषा देखिए, ये आर्टीरियल रोड कोई लॉस एंजलिस में या जर्मनी के नहीं है, ये कॉलोनी के बीचों बीच गुजरते हैं। मोती नगर और न्यू मोती नगर के बीच में से ये नजफगढ़ रोड या जो भी जा रही है, मथुरा रोड निजामुद्दीन ईस्ट और निजामुद्दीन वेस्ट को डिवाइड करती है। निजामुद्दीन वेस्ट से अगर किसी ने स्टेशन जाना है तो रिक्शा ही लेगा ना, पर मथुरा रोड आप क्रॉस नहीं कर सकते। रिंग रोड जो है साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिवाइड करती है, पर आप वहां पेडेस्ट्रियन के लिए भी क्रॉस करने के लिए जगह नहीं छोड़ी है, तो रिक्शा की तो बात दूर है। तो ये आर्टीरियल रोड की परिभाषा ही बहुत भयंकर है। और जो रेड लाइट फ्री चलने की, फर्राटे से चलाने की गाड़ियों को, तो आपने कॉलोनीज में रह रहे लोगों का, अगर किसी ने राजा गार्डन में रह रहे व्यक्ति को सड़क पार राजौरी गार्डन में अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, तो आज उसको टैक्सी या ऑटो रिक्शा ही हायर करना पड़ेगा। पहले वो बड़े आराम से 10 मिनट में पैदल स्कूल पहुंच सकता था, आज नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ना पेडेस्ट्रियन के लिए क्रॉसिंग है, ना रिक्शा के लिए, फर्राटे से चल रही सिर्फ कारों के लिए। एंड दिल्ली हैज बिकम अनसेफ, बिलीव यू मी। मैं सिविल लाइन्स में रहती हूँ, अंडरहिल रोड से आईपी कॉलेज में किसी को स्विमिंग के लिए बच्चे को जाना है, सिर्फ 5 मिनट का पैदल रास्ता है, कार में भेजा जाता है, क्योंकि आप क्रॉस ही नहीं कर सकते।
कोई रेड लाइट का, कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का, फुटपाथ का कोई इंतजाम ही नहीं है। अब ये देख लीजिए चांदनी चौक में बैन में क्या हालत है, तो ये बैन का तो असर है। तो अपने कानून की धज्जियां उड़ाते देख सकते हैं आप, पर अकल के कानून बनाने की पता नहीं क्यों नहीं सूझती। ये भी लाजपत नगर में भी रिक्शा बैन है, पर देख लीजिए क्या क्योस है। और 2007 में जब हम कोर्ट में हमारा केस चल रहा था रिक्शा का, तो म्यूनिसिपैलिटी ने एक बहुत जीनियस म्यूनिसिपल डिप्टी कमिश्नर आए, जिन्होंने कन्विंस कर दिया सबको कि मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट करने जा रहा हूं, और रिफॉर्म के नाम पे उन्होंने क्या कहर ढाया उसका एक उदाहरण, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे क्या नौटंकी हुई ये भी देख लीजिए। रिक्शा के लिए एक तो कोटा कम किया गया, फिर ये कहा गया कि रिक्शा में माइक्रोचिप लगेगी ताकि एक भी लाइसेंस के बाहर का रिक्शा है, यानी असली माइक्रोचिप का मकसद था, क्योंकि अभी क्या करते हैं ठेकेदार, 100 लीगल रिक्शा हैं, 100 एक्स्ट्रा बना लिए, उसी नंबर प्लेट पे चल रहे हैं। तो माइक्रोचिप से उन्हें लगा कि ये घूस कलेक्शन और भी एफिशिएंट हो जाएगी, और उसका क्या मकसद हो सकता है मुझे समझ नहीं आया। मेडिकल फिटनेस चाहिए कूलर के लिए, यानी वो हट्टा कट्टा वेल फेड होना चाहिए। गरीब ही चला रहा है रिक्शा, और गरीबी के कारण, बदहाली के कारण ही गांव से आया है, वो आपको मेडिकल फिटनेस का। दूसरा रेजिडेंस प्रूफ, इस पे इतनी लड़ाई हाई कोर्ट में भी हुई कि रेजिडेंस प्रूफ जरूरी है। सड़क फुटपाथ पे सोता है आदमी और वही रिक्शा चला रहा है 80%, कहां से, झुग्गी में भी रहता है तो रेजिडेंस प्रूफ कहां से लाएगा, और सीजनल माइग्रेंट्स हैं, रेजिडेंस प्रूफ कहां से लाएगा। और ये भी एक अनोखा पॉलिसी लाई गई कि उसके रिक्शा की बॉडी पे एडवर्टाइजमेंट जो लगेगी उसके लिए भी रिक्शा वाले को 350 रुपया ना, अगर वो रिक्शा पे एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाने देगा तो उसको 800 रुपया फाइन देना पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा रिक्शा वाले को मिलेगा, वो एमसीडी और ये प्राइवेट कंपनी को मिलना था। दूसरा कि रिक्शा लाइसेंस तभी देंगे जब आप दिखा सके कि पार्किंग स्पेस है आपके पास। ट्रक खरीदने के लिए पार्किंग स्पेस प्राइवेट होना जरूरी है। मेरे पास 6 कारें हो, मेरे लिए प्राइवेट में बड़े धड़ल्ले से सड़क पे लोग पार्क करते हैं कारों के लिए, टैक्सी के, वो प्रूफ दिखाए घर भी है, पार्किंग स्पेस भी है, तो फिर वो रिक्शा ही चलाएगा।